ठीक। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले जो हमने एक्सप्रेशन पढ़े थे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते ताकि ये जो एक्सप्रेशन हमको और अच्छे तरीके से समझें। कल हमने पढ़ी थी कि जो व्हीकल है अगर वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अगर मूव हो रही, मान लो ये जो कर्वेचर है ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है। इस कर्वेचर से मूव होते समय उसकी जो स्पीड लिमिट होती है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, उससे ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं बढ़ा सकते। और स्पीड लिमिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में स्पीड लिमिट क्यों है, हम लोग इससे ज़्यादा स्पीड लिमिट क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि कल हमने देखे थे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या व्हीकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे थे। बाहर के डायरेक्शन में जो था वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनवर्ट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग व्हीकल की स्पीड बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और इस वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ में ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको हम लोग लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो वैल्यू है वो एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। तो उस लिमिट तक पहुंच जाने के बाद अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो इधर साइड का जो फोर्स है, मतलब ये दोनों फोर्सेस ने जो बैलेंस किए हुए थे, अब ये दोनों फोर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बढ़ जाता है और जो व्हीकल है वो क्या हो जाती है, स्किड हो जाती है। इसलिए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में क्या है, तुम्हारी स्पीड लिमिट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम लोग स्पीड से व्हीकल टर्न नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमको और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए कोई तरीका या उसके लिए कोई उपाय है क्या? तो उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, उस मैक्सिमम स्पीड लिमिट को बैंकिंग ऑफ रोड से कैसे बढ़ाया जाता है। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड करने से ऐसा क्या हो जाता है कि गाड़ियों की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट या कार जो है वो स्लिप हो गई थी, क्योंकि इधर साइड का जो फोर्स था वो छोटा पड़ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन का जो फोर्स है, इस डायरेक्शन के फोर्स को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, इस डायरेक्शन के फोर्स को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वो हो सकता है कि बढ़ी हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस करें। तो अगर हमको बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ती हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर बैलेंस करना है तो हमको इनवर्ट डायरेक्शन का फोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब इनवर्ट डायरेक्शन का फोर्स बढ़ाने के लिए हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा सकते थे, पर वहाँ पे बिग ड्रॉबैक है कि फ्रिक्शन बढ़ाने के से जो रोड को जो रफ किया जा रहा था उससे टायर जल्दी ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को इस साइड का फोर्स अगर बढ़ाना है तो हमको कोई दूसरा उपाय देखना पड़ेगा, या फिर हमको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट कैसा होगा, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के अलावा और भी दो फोर्सेस थे, एक था वेट और दूसरा क्या था, नॉर्मल रिएक्शन एन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रही थी, ना तो इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट था और ना इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट था। अगर यदि हम लोग इस व्हीकल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं इस टाइप से, अगर हम लोग इसी व्हीकल को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ये था हमारा वेट, और जो नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में एक्ट हो रही थी अब वो थोड़ी सी इधर एक्ट होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इससे क्या होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अब क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर लेगा और ये जो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टली इनवर्ड एक्ट हो रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से मुझे एक और नया फोर्स मिल जाएगा जिसकी डायरेक्शन किधर हो, इनवर्ड। अब यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में टोटल दो फोर्सेस हो गए, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही, नॉर्मल रिएक्शन का जो इनवर्ट कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है।
तो जहाँ पे पहले अकेला फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, अब दोनों फोर्स मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेंगे। कौन कौन से फोर्स? अपना फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो नॉर्मल रिएक्शन का इन्वर्ट कंपोनेंट है वो। तो अब क्या होगा कि इन्वर्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर लेगा? बैलेंस। और हम लोग और ज़्यादा स्पीड से क्या ले सकते हैं? टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया एक्चुअली में, जो इस व्हीकल है, इस व्हीकल को तिरछा करने के लिए जो रोड की सरफेस है, रोड की सरफेस पहले हॉरिजॉन्टल थी, इस रोड की सरफेस को हमने इंक्लाइंड की। इंक्लाइंड किया मतलब उठाए थे ऊपर। अब ऊपर उठाना मतलब ऐसे नहीं उठाया गया, उसका जो इनर एज है, जो इनर एज है वो वही था, आउटर एज को हमने क्या किया? राइज किया। तो ये जो आउटर एज को राइज करने की जो प्रोसेस है, राइजिंग ऑफ आउटर एज ओवर इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये तुम्हारी सरफेस है रोड की, ये जो है ये कौन सा एज है? आउटर। और ये जो है कौन सा एज है? इनर एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया? आउटर एज को राइज किया गया है ओवर इनर एज थ्रू सर्टेन एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, and the angle made by surface of road with the horizontal is called as angle of banking। तो ये थी तुम्हारी डेफिनेशन एंगल ऑफ बैंकिंग की और बैंकिंग ऑफ रोड की। अब हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन बनाते हैं। तो हम लोग अब डेरिवेशन बनाएंगे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि जो बैंक किया हुआ रोड है, उस बैंक किए हुए रोड में मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी हो सकती है, और वो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस व्हीकल के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। पहला फोर्स है कॉमन फोर्स। इस व्हीकल का जो वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी वो नॉर्मल रिएक्शन रोड की सरफेस को क्या होगी? परपेंडिकुलर, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। एंड अब इसके ऊपर जो व्हीकल के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा था, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट होता है। हमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता। ये फ्रिक्शनल सरफेस ऑफ रोड इस ऐसी इंक्लाइंड है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू द सरफेस। ये है तुम्हारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये है तुम्हारे टोटल 3 फोर्सेस जो किसके ऊपर एक्ट हो रही है? व्हीकल के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स किस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेंगे? कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वेट डाउनवर्ड है पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड नहीं है। इसके बाद में साफ दिख रहा है कि किसी भी फोर्स ने किसी भी फोर्स को बैलेंस नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है तुम्हारा वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टली इनवर्ड। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री इस एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी? थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? n cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n sin थीटा। ठीक है, जिस तरीके से हमने नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए, उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? इनवर्ड। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड कंपोनेंट है किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली इनवर्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला जो एंगल थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? थीटा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा।
और ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने अभी फोर्सेस ड्रॉ कर दिए। तो अभी नॉर्मल के तो हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए और फ्रिक्शनल फोर्स के भी हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब चेक करते हैं कि कौन सा फोर्स किस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, एन कॉस थीटा, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। तो अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। देयरफॉर वी कैन राइट एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, एन कॉस थीटा। ठीक, देयरफॉर वी कैन राइट एम जी इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो कर्वेचर है, गाड़ी इस टाइप से टर्न ले रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सेंटर की तरफ दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो ये दोनों फोर्स मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। Therefore we can write the centripetal force mv square divided by r is equal to, क्या होगा यहाँ पे, n sin थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं और इन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करके हमको मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्या मिलेगा अपने को, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू, क्या है ये, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब यहाँ से m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिलेगा अपने को, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू, अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा डिवाइडेड बाय, आएगा n cos थीटा प्लस माइनस एफ एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। क्या हो जाएगा ये, p स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू, n डिवाइडेड बाय n क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ एस डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े थे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय n। देयरफॉर एफ एस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू। देयरफॉर एफ एस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू। कॉस डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा 1, एफ एस डिवाइडेड बाय एन क्या होगा, म्यू, माइनस, एंड साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 10। देयरफॉर वी कैन राइट v स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होगा, आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम शिफ्ट स्पीड का है, कहाँ पे, बैंक्ड कर्व रोड पे। और जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू क्या था, म्यू आर जी। ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का है और ये बैंक्ड कर्व रोड का है, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि फ्रिक्शन बढ़ाने से टायर खराब हो रहे थे। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन कम करेंगे, या हम लोग एक ऐसा रोड इमेजिन करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो, बहुत स्मूथ रोड है, तो अगर हम लोग फ्रिक्शन ज़ीरो है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे अगर हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मुझे कितनी मिलेगी, ज़ीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर बिना फ्रिक्शन के व्हीकल टर्न ले ही नहीं सकती। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होना ही चाहिए। पर अगर से हम लोग यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, मान लो कोई बैंक्ड कर्व रोड है और वहाँ के सरफेस बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ में म्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस v इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। क्या बचेगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड और बैंक्ड कर्व रोड में ये डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में अगर हम लोग फ्रिक्शन को ज़ीरो करेंगे तो गाड़ी टर्न ले ही नहीं सकती, और अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, सॉरी बैंक्ड कर्व रोड है, तो उस बैंक कर्व रोड में हम लोग फ्रिक्शन अगर ज़ीरो भी हो जाता है, मतलब रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तब भी व्हीकल टर्न ले सकती है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड।